नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। भारत यूएई का रिश्तों की मजबूती पर जोर। साझा बयान में आतंकवाद के मददगार मुल्कों को सख्त संदेश। कहा, आतंक के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा बर्दाश्त। शिवसेना अकेले लड़ेगी बीएमसी चुनाव। उद्धव ठाकरे को बीजेपी से गठबंधन पर 25 साल गंवाने का अफसोस। बीजेपी ने कहा, नहीं रुकेगा विकास, आज से भरे जाएंगे पर्चे। उत्तराखंड में नामांकन का आखिरी दिन। उत्तर प्रदेश में भी दूसरे दौर के लिए आज तक भरे जा सकेंगे पर्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पंजाब में रैली आज। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय ने रविवार तक टाली सभी परीक्षाएं। गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आए 4 जवानों की तलाश जारी। दीवार के लिए मेक्सिको पर टैक्स लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। दोनों देशों में बढ़ा तनाव। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने रद्द की 30 जनवरी को ट्रंप से होने वाली मुलाकात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीतिक भागीदारी को लेकर प्रतिबद्धता जताई। 3 दिन की भारत यात्रा पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा बयान में दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का जिक्र किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने कल जारी बयान में पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद के मददगार मुल्कों को सख्त संदेश दिया। दोनों देशों ने राजनीतिक मुद्दों को धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देने की कुछ देशों के प्रयासों की निंदा की। साथ ही समस्या से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का संकल्प लिया। इसके अलावा रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, तेल भंडारण और प्रबंधन, मानव तस्करी, हवाला की रोकथाम, इन सभी मसलों पर भी सहयोग को बढ़ाने की बात कही। बयान में यह भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच अगले 5 साल में द्विपक्षीय कारोबार 60% तक बढ़ाने की योजना है। शिवसेना और बीजेपी बीएमसी चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से दोनों दलों में बातचीत चल रही थी, लेकिन उनके बीच इसे लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में निगम चुनाव और जिला परिषद के चुनाव को लेकर भी अब गठबंधन नहीं होगा। उद्धव ने अपने बयानों से महाराष्ट्र में चल रही शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 50 साल के इतिहास में गठबंधन के चलते 25 साल बर्बाद हुए हैं। शिवसेना के इस ऐलान पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कोई साथ आता है तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले ही विकास के रास्ते पर चलेंगे। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने भी बीएमसी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में कोई समझौता नहीं करने की बात कही। 21 फरवरी को बीएमसी के 227 वार्डों पर होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन भरने का काम शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी मुंबई महापालिका में पारदर्शिता लाएगी। खड्डे मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई महापालिका देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनाएगी। आप आओगे, आपके साथ, अन्यथा आपके बगैर मुंबई में पारदर्शिता लाएंगे। और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज आखिरी दिन है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 1 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश की सभी 70 सीटों पर एक दौर में 15 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना का काम 11 मार्च को होगा। उधर 11 फरवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। पहले दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 जनवरी को शुरू हुई थी, जबकि दूसरे दौर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 15 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का काम 20 जनवरी को शुरू हुआ था। दूसरे दौर में राज्य की 11 जिलों की 67 सीटों का चुनाव होना है, जबकि पहले दौर में 15 जिलों की 73 सीटों के लिए मतदान होना है। कौमी एकता दल का गुरुवार को बीएसपी में विलय हो गया।
लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई को विधानसभा टिकट देने का ऐलान भी किया। मुख्तार अंसारी इन दिनों जेल में बंद हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अंसारी बंधुओं के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। बीएसपी ने मोहम्मदाबाद गोहन सीट से मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्लाह अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही घोसी सीट से अब्बास अंसारी को बीएसपी का टिकट दिया गया है। मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे। ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सत्ता के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि अंसारी बंधुओं के खिलाफ ज्यादातर मुकदमे राजनीतिक हैं। इस मौके पर अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल के बीएसपी में विलय की घोषणा भी की। श्री सिगबतुल्लाह अंसारी मोहम्मदाबाद गाजीपुर और श्री मुख्तार अंसारी विधायक मऊ सदर और उनके सुपुत्र श्री अब्बास अंसारी जो एक नेशनल स्पोर्ट्समैन है, हम सब लोग और पूरी कौमी एकता दल बहुजन समाज पार्टी में अपने दल का विलय करते हैं। बीएसपी ने अतीक अहमद, धनंजय सिंह और डीपी यादव के पार्टी में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार किया। मायावती ने कहा कि इन लोगों के लिए बीएसपी में कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीट बंटवारे में अनदेखी पर अपना दल ने नाराजगी जताई है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ तो इसका नुकसान बीजेपी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की भारत समाज पार्टी को 8 सीटें दी हैं। अपना दल चुनार, मानिकपुर और रोहनिया में अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिए हैं। अनुप्रिया पटेल इसे लेकर आलाकमान से भी नाराजगी जता चुकी हैं। कोशिश यही है कि दोनों पार्टियों का सम्मान बना रहे, क्योंकि अगर किसी भी एक पक्ष में कार्यकर्ता मायूस होते हैं तो गठबंधन के जो परिणाम हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बागपत जिला राजनीतिक तौर पर काफी अहम है। बागपत किसान राजनीति का केंद्र रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहीं से विधायक और सांसद रहे। इस बार यहां गन्ना मूल्य भुगतान और नोटबंदी जैसे तमाम चुनावी मुद्दे हैं। आइए देखते हैं क्या है बागपत के चुनावी समीकरण। यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बसा बागपत दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर है। जिले की आबादी 13 लाख से ज्यादा है। कृषि और कृषि आधारित उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था का आधार हैं। गन्ना बागपत के किसानों की जीवन रेखा है। ज्यादातर खेती और व्यापार गन्ने पर आधारित है। बागपत की गुड़ मंडी करीब 200 साल पुरानी है। जिले में 3 चीनी मिलें हैं। इसके अलावा कई क्रशर और कोल्हू भी हैं। बागपत में गाड़ियों के रिम और धुरे बनते हैं जो देश भर में बेचे जाते हैं। हाल ही में नोटबंदी के ऐलान ने किसानों की दिक्कतों में इजाफा किया है। यहाँ का मुख्यतः जो उत्पादन है वो गन्ना है और हमारे यहाँ के गन्ना किसान आज इतनी बड़ी मार में है, उसके बच्चों की शादी नहीं हम कर पा रहे। हमारे जो बीमारी हो जाती है उसके लिए हम अपने पेशेंट को नहीं दिखा पा रहे। हमारा जो मिल मालिक है वो हमारा गन्ने का भुगतान नहीं करता। नोटबंदी का इस संबंध में बहुत ही गलत फैसला ले लिया। इसमें जनता जो है बड़ी तंग और बड़ी दुखी हो रही है। न अपनी फसल का दाम ले सकते, न बीज बो सकते, न खाद ले सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, न बच्चों को पढ़ा लिखा सकते। बागपत में मतदाताओं की संख्या करीब 9 लाख है। जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, छपरौली, बागपत और बड़ौत। छपरौली में मतदाताओं की संख्या 3,17,000 है। बड़ौत में 2,87,000 वोटर हैं, जबकि बागपत में वोटरों की तादाद 3 लाख से ज्यादा है। बागपत प्रदेश में जाट राजनीति का केंद्र माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 1937 से 1977 तक जिले की छपरौली सीट से विधायक रहे और बाद में बागपत से ही सांसद बने। उनके बेटे अजीत सिंह यहीं से सांसद रहे हैं। हालांकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी के वोटरों में बिखराव हुआ और सांप्रदायिक मुद्दों में स्थानीय विकास और किसानों की समस्याएं दब गईं।
महिला सम्मेलन हो, चाहे युवा सम्मेलन हो, चाहे किसान सम्मेलन हो, लगातार हम जनता के बीच में रहे हैं। लगातार हमने जो है प्रदेश की जनता के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया है और हम विकास कार्य को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। एक काम उन्होंने 2 साल में 2.5 साल में एक काम किसी गरीब को अगर कुछ दिया हो उन्होंने। किसान मजदूर छोटा व्यापारी सुखी होता था, जो आज दुखी है, तो उसमें थोड़ा योगदान देने आए हैं। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में छपरौली से आरएलडी के वीरपाल राठी चुनाव जीते थे। दूसरे स्थान पर बीएसपी के देवपाल रहे। बड़ौद से बीएसपी के लोकेश दीक्षित को जीत मिली। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को हराया। बागपत से बीएसपी की हेमलता चौधरी ने आरएलडी के कद्दावर नेता कोकब हमीद को हराकर चुनावी सफलता हासिल की। बागपत में इस बार किसानों की बदहाली के अलावा विकास बड़ा मुद्दा है। बागपत से अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी 29 जनवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने यह जानकारी दी। बीजेपी के मुताबिक मैनिफेस्टो तैयार कर लिया गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हाल ही में पार्टी घोषणा पत्र में मेट्रो रेल समेत यातायात सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही थी। कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राज्य में एक ही चरण में 4 फरवरी को चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर में रैली करेंगे। बीजेपी अकाली दल गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में ये रैली आज दोपहर होनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सापला इस रैली की तैयारी को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री का 29 जनवरी को लुधियाना में भी रैली का कार्यक्रम है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से बीजेपी इस बार 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अकाली दल ने 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी आज अमृतसर के मजीठा में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ प्रचार करेंगे। मजीठा सीट से कांग्रेस के सुखजिंदर राज लाली मजीठिया उम्मीदवार हैं, जबकि अकाली दल की तरफ से पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी तलवंडी, साबो और भटिंडा ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। कुछ और अहम खबरें। कांग्रेस का कहना है कि देश भर में एक साथ चुनाव कराना एक बड़ा मुद्दा है और इस बारे में संवैधानिक संशोधन और अंतिम फैसला करने से पहले राजनीतिक दलों के बीच बड़े पैमाने पर चर्चा और आम सहमति की जरूरत है। कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडाकान ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बहुत सक्रिय रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बड़े पैमाने पर चर्चा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बात तय तारीख पर चुनाव कराने की नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल चुनाव सुधार का है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में सहमति बनाने के लिए पहल करने की बात कही थी। और आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। पीटीआई ने राजभवन के अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी है। जानकारी के मुताबिक राजभवन के करीब 100 कर्मचारियों ने वी षणमुगनाथन पर अपने दफ्तर की गरिमा से समझौता करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से उन्हें हटाने और राजभवन की गरिमा बनाए रखने की अपील की थी।
राजधानी शिलांग में सिविल सोसाइटी की महिला कार्यकर्ताओं ने कल विरोध प्रदर्शन किया था। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के फैसले का इंतजार करने की बात कही थी। वी षणमुगनाथन पर कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगने और स्थानीय मीडिया में खबर छपने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। राज्यपाल ने इन आरोपों का खंडन किया है। 67 साल के वी षणमुगनाथन ने मई 2015 में मेघालय के राज्यपाल का पदभार संभाला था। उनके पास सितंबर 2016 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कल जहां देश भर में जश्न का माहौल रहा, वहीं सीमा पर जवानों ने भी गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैनिकों को मिठाइयां बांटी। वाघा रटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने पारंपरिक तौर से पाकिस्तान की सेना को मिठाइयां और फल बांटे, वहीं बांग्लादेश के सैनिकों को भी मिठाइयां और फल भेंट किए गए और गर्मजोशी से मुलाकात की गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट का विशेष आयोजन भी हुआ। उधर लद्दाख सीमा पर चीन और भारतीय सैनिकों ने भी एक दूसरे को बधाई दी। इसके अलावा विदेशों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारतीय उच्चायोग और दूतावासों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम का आयोजन किया गया। इसमें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने शिरकत की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई मंत्री, राजनेता और नामचीन हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। असम में कल कई जगह सिलसिलेवार धमाके हुए। हालांकि इन धमाकों में किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उग्रवादियों ने राज्य के 4 जिलों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक ये धमाके उल्फा उग्रवादियों ने किए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह हरकत कायराना है और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। हम अगले दिनों में आतंकवादी के खिलाफ जनता को साथ लेकर अपने लड़ाई हम जारी रखेंगे। किसी भी हालत में हमारे देश की जो एकता अखंडता, इन पर किसी भी हालत में कोई भी शक्ति को हम आघात पहुंचने के नहीं देंगे। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में 10 जवानों की जान चली गई है, जबकि 4 लापता हैं। वहीं कश्मीर घाटी में जारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में और बर्फबारी का अनुमान जताया है। मैदानी इलाकों में भी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। कश्मीर में बिछी बर्फ की सफेद चादर जानलेवा साबित हो रही है। बीते 2 दिनों में बर्फबारी के बाद हिमस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 10 जवानों की जान चली गई है, जबकि 4 जवान अब भी लापता हैं। बुधवार को बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में सेना के एक शिविर को हिमस्खलन ने चपेट में ले लिया। वहीं गश्त पर निकला सैन्य दल भी हिमस्खलन का शिकार हो गया। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। अभी तक जो है हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक 10 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और एक जो है वो जो है जिंदा रिकवर हो गया है, तो 4 अभी भी मिसिंग हैं। भारी बर्फबारी के चलते लगातार चौथे दिन घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कटा रहा। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और श्रीनगर हवाई अड्डे पर यातायात ठप रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इससे पारे में तेजी से गिरावट आई है। कई जगहों पर तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे तक पहुंच गया है। लाहौल और स्पीति में सभी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। बहुत ही मुश्किल है। बर्फ तो ऐसे तो काफी टूरिस्ट आए हुए हैं, सबको यही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ ना बारिश, यहाँ ना पानी है और ना ही यहाँ बिजली है। उधर मैदानी इलाकों में हो रही बारिश और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने विश्व बैंक से सिंधु जल विवाद के निपटारे के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने के लिए कहा है। कल विश्व बैंक के सीईओ जॉर्जियावा से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही।
नवाज शरीफ ने इस मामले में विश्व बैंक से निर्णायक भूमिका निभाने की अपील की। दरअसल भारत चिनाब नदी पर 2 पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान को ऐतराज है। पाकिस्तान के मुताबिक 850 मेगावाट की रातले और 330 मेगावाट की किशनगंगा पनबिजली परियोजनाओं से चिनाब और नीलम नदी के बहाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सीमा पर दीवार बनाने को लेकर अमेरिका और मेक्सिको के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। दीवार का खर्च उठाने से इनकार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको से आने वाले सामान पर 20% आयात कर लगाने पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीएन स्पाइसर के मुताबिक कर्ज से जमा हुए पैसे से दोनों देशों की सीमा पर दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20% कर लगने से करीब $10 अरब का राजस्व हर साल इकट्ठा होगा, जिससे दीवार का खर्च आसानी से निकल आएगा। इस बीच मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो और डोनाल्ड ट्रंप के आपसी सहमति से 31 जनवरी को वॉशिंगटन में होने वाली मुलाकात रद्द कर दी गई है। To that end, the President of Mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled for next week. Unless Mexico is going to treat the United States fairly, with respect, such a meeting would be fruitless, and I want to go a different route. We have no choice. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से लोगों के प्रवेश को सीमित करने की योजना का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हो रही उथल-पुथल के मद्देनजर ऐसा किया जाना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सभी मामलों की जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा। ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि ये मुसलमानों पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा मुसलमानों पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उन देशों पर प्रतिबंध है जिनसे बहुत खतरा है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ईरान, इराक और सीरिया समेत 7 देशों के नागरिकों को वीजा नहीं देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिस पर इसी हफ्ते मोहर लग सकती है। अमेरिका दौरे पर पहुंची ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगी। थेरेसा मे राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाली किसी भी देश की पहली राष्ट्राध्यक्ष होंगी। इस दौरान दोनों नेता अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले फिलाडेल्फिया में एक समारोह के दौरान उन्होंने अमेरिका के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने भारत में लोकतंत्र की मजबूती पर भी खुशी जताई। ब्रिटेन सरकार ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने से जुड़ा ब्रेक्जिट विधेयक संसद में पेश कर दिया है। इस पर 31 मार्च से बहस शुरू होगी। विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने या ना होने पर फैसला होगा। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने इसी हफ्ते एक आदेश में कहा था कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के मामले पर संसद में बहस जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया था कि प्रधानमंत्री एक तरफा फैसला नहीं ले सकती है। तुर्की में संवैधानिक बदलावों पर रायशुमारी अप्रैल में कराई जाएगी। इन बदलावों में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना भी शामिल है। ये घोषणा प्रधानमंत्री बिनाली युल्दरम ने अंकारा में पार्टी प्रमुखों की बैठक में की। राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने कहा कि वो इस बारे में संसद के जरिए पारित संवैधानिक विधेयक पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। विधेयक पर जनमत संग्रह से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल सेमीफाइनल में आज सानिया और रोडिक का मुकाबला समांथा सैमुअल्स की जोड़ी से होगा। सानिया और रोडिक क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और गैब्रिएला डेब्रेस्की को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के समांथा स्टोसर और सैम ग्रोथ की जोड़ी की लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस पर आसान जीत के साथ अंतिम 4 में पहुंचे हैं। दोनों जोड़ियों के शानदार फॉर्म को देखते हुए दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। वहीं टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में शनिवार को विलियम्स बहनों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। सेरेना विलियम्स ने कल हुए सेमीफाइनल में क्रोएशिया की मिर्जाना लुइसिस बारोनी को 6-2, 6-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। वहीं वीनस विलियम्स ने हमवतन कोको वेंडेवेगे को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया है। दोनों बहनों के बीच 9वां ग्रैंड स्लैम फाइनल होगा। इस बीच स्टार खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर पुरुष एकल के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने रोमांचक सेमीफाइनल में हमवतन स्टान वावरिका को मात दी। फेडरर ने वावरिका को 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 से हराया। पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी फेडरर 2010 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं क्रिकेट में कानपुर में पहले T20 में भारत को 7 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
जीत के लिए 148 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड ने 11 गेंद बाकी रहते आसान जीत दर्ज की। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान इनोन मॉर्गन ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। उनके अलावा जो रूट ने 46 जबकि सैम बिलिंग्स ने 22 रन का योगदान दिया। इससे पहले भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 रन बनाए थे। टीम इंडिया की ओर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 37 जबकि सुरेश रैना ने 34 रन बनाए। 21 रन देकर 2 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज मोइन अली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 29 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन की आज पुण्यतिथि है। वेंकट रमन 1987 से 1992 तक देश के 8वें राष्ट्रपति रहे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर के पास पुट्टकोट्टई में हुआ था। उन्होंने आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1952 से 1957 तक वो देश की पहली संसद के सदस्य रहे। 1980 में लोकसभा का फिर सदस्य चुने जाने के बाद वो इंदिरा गांधी की सरकार में रहे। उन्होंने वित्त मंत्री के बाद रक्षा मंत्री का भी कार्यभार संभाला। नई कहानी आंदोलन से जुड़े और 20वीं सदी के सशक्त लेखक कमलेश्वर की आज पुण्यतिथि है। उन्हें कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसी विधाओं में महारत हासिल थी। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। सामाजिक सरोकारों, आम आदमी की उलझनों और राजनीतिक माहौल को अपनी रचना में उतारने वाले कमलेश्वर की करीब 300 कहानियां और 12 उपन्यास प्रकाशित हुए। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वो सारिका, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। पद्म भूषण से सम्मानित कमलेश्वर ने फिल्म और टेलीविजन के लिए लेखन में भी लोहा मनवाया। उन्होंने 99 फिल्मों और कई धारावाहिकों की पटकथाएं लिखी। इनमें आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात जैसी सफल फिल्में हैं। 27 जनवरी 2007 को कमलेश्वर का निधन हो गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। भारत यूएई का रिश्तों की मजबूती पर जोर। साझा बयान में आतंकवाद के मददगार मुल्कों को सख्त संदेश का। आतंक के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा बर्दाश्त। शिवसेना अकेले लड़ेगी बीएमसी चुनाव। उद्धव ठाकरे को बीजेपी से गठबंधन पर 25 साल गंवाने का अफसोस। बीजेपी ने कहा नहीं रुकेगा विकास, आज से भरे जाएंगे नामांकन। उत्तराखंड में नामांकन का आखिरी दिन। उत्तर प्रदेश में भी दूसरे दौर के लिए आज तक भरे जा सकेंगे पर्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पंजाब में रैली आज। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से बड़ी ठंड। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय ने रविवार तक टाली सभी परीक्षाएं। गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आए 4 जवानों की तलाश जारी। दीवार के लिए मेक्सिको पर टैक्स लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। दोनों देशों में बढ़ा तनाव। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने रद्द की 31 जनवरी को ट्रंप से होने वाली मुलाकात। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।